नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका। उत्तरकाशी में गरमाया है मस्जिद विवाद। पुलिस लाठीचार्ज के बाद इलाके में बवाल देखा जा रहा है। हिंदू संगठनों ने बंद का ऐलान कर दिया है। देखिए, उत्तरकाशी में मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठनों की ओर से जिला मुख्यालय में जन आक्रोश रैली पर हुए पुलिस के लाठीचार्ज और पथराव के बाद मामला और गर्मा गया है। घटना से नाराज हिंदू संगठनों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। यहाँ भटवानी, डुंडा समेत कई इलाकों में बाजार बंद रहे। इस प्रदर्शन में व्यापार संघ भी शामिल है। वहीं बाजार बंद रहने से चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए उत्तरकाशी में जगह जगह पुलिस तैनात है। पुलिस ने कई इलाकों में बैरिकेडिंग बढ़ा दी है। तो उत्तरकाशी का जिक्र कर रहे हैं। मस्जिद विवाद यहां पर गहराया हुआ है और हिंदू संगठन लगातार अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है लोगों के आक्रोश को देखते हुए। जाहिर तौर पर चूंकि बाजार यहां पर बंद किए गए हिंदू समाज द्वारा, इसलिए चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार संघ भी बंद में शामिल है। सिर्फ एक हमारी अंगड़ाई है और अगर हमको शासन ने इस प्रकार से दबाओ और हमें दबाने की कोशिश की तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, क्योंकि हिंदू समाज जग चुका है। हम लोग गांव-गांव में जाकर ढोल बाजे के साथ हजारों लोगों के साथ दोबारा से इस उत्तरकाशी नगरी के अंदर फिर से हम लोग इससे भी ज्यादा से हजारों की संख्या में लोग यहाँ आएंगे और फिर शासन प्रशासन जो जिस प्रकार से हमको हिंदू समाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेन क्या है कि उत्तरकाशी के अंदर एक मस्जिद है यहाँ पे जिसे बोलते हैं, तो इन्होंने अगर ये जमीन अपने मकान बनाने के लिए ली और तथा कुछ ये करके इसमें षड्यंत्र रच के इन्होंने क्या किया कि इस पे मस्जिद का निर्माण करवाया। और जब मस्जिद का निर्माण कराया तो ये 1969 में ली गई है भूमि और 2005 में इसका दाखला चढ़ा है। और 2 नाली इन्होंने वक्फ बोर्ड को भी सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान कर रखी है। तो यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? अगर वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को अगर दान की तो 57 के बाद तो वक्फ बोर्ड ख़त्म है उसकी प्रॉपर्टियाँ। आज भी 1,21 करोड़ प्रॉपर्टी 1,21,000 प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, जिसमें 1,12,000 प्रॉपर्टी के कागज़ नहीं है। एक तो ये मुद्दा क्या है, ये अवैध मस्जिद का शासन प्रशासन इसका ध्वस्तीकरण करे। तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति समझाने की कोशिश करें। उत्तरकाशी में गरमाया मस्जिद विवाद। उत्तरकाशी बवाल देखने को मिल रहा है। पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है और बंद का ऐलान हुआ है। बंद की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और इस बंद की वजह से जो चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जाहिर तौर पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मस्जिद विवाद किस तरह से गरमाया हुआ है। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया क्योंकि हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो आक्रोशित थे, अपना विरोध जाहिर कर रहे थे और इसीलिए भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करना पड़ा ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तस्वीरों के जरिए आपको स्थिति समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तरकाशी में किस तरह से मस्जिद विवाद जो है वो गहराया हुआ है। हिंदू संगठन के लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं, अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं और इसी सिलसिले में किस तरह से इन लोगों ने, व्यापार संघ ने भी इनका साथ दिया है और कई दुकानें जो हैं, बाजार जो है वो यहाँ पर बंद हैं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए रुख कर लेते हैं अनुज अवस्थी का, हमारे सहयोगी। अनुज, विस्तार से पहले तो पूरा मामला बताइए। बिल्कुल, कल देर रात की अगर बात करें कि लगातार जो हिंदू संगठन थे वो एक अवैध मजार को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि यहाँ पे अवैध मजार है और सरकार इसको हटा दे यहाँ से। लेकिन प्रशासन जो है लगातार उस पर नाफरमानी कर रहा था और प्रशासन ने उस अवैध मजार को नहीं हटाया, क्योंकि एक सांप्रदायिक तनाव होने के कारण उस मजार को नहीं हटाएगा। लेकिन कल देर रात जब दंगा पूरी तरीके से भड़क गया, जब पत्थरबाजी होने लगी और जिलाधिकारी ने जब संज्ञान लिया, तो उसके बाद इस अवैध मजार को हटाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया।
जिस पर जो विशेष समुदाय के लोग हैं उन्होंने छत के ऊपर से पत्थरबाजी चालू कर दी, जिसपे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, बजरंग दल हो या उत्तराखंड हिंदू सेना दल हो, इन तमाम जो लोग हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन को लेकर के नारेबाजी करी। लगातार पुलिस बल ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई दोनों तरफ के लोग जो है वो घायल हुए। लेकिन जिला अधिकारी का ये कहना है कि हमें सांप्रदायिक तनाव नहीं चाहिए, सांप्रदायिक सौहार्द चाहिए और इस तरीके की घटनाएं देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी छोटी काशी कहा जाता है, शिव की नगरी है, लेकिन शिव की नगरी में सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। हिंदू संगठन लगातार लगा हुआ है कि ये जो अवैध मजार बनी हुई है इसके कागज भी जो है जिलाधिकारी को सौंपे गए थे, लेकिन जिलाधिकारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन फिलहाल मामला जो है शांतिपूर्वक है, कर्फ्यू लगाया गया है पूरे शहर में, पूरा बाजार आज बंद है। तो ये पूरी चीजें जो है अवैध मजार को लेकर के थी और विशेष समुदाय के जो लोग थे उन्होंने पत्थरबाजी करी थी। जी अब बिल्कुल, अब फिलहाल किस तरह की स्थिति बताई जा रही है अनुज, क्या स्थिति नियंत्रण में है? और इस बीच जैसे जिक्र हो रहा है कि यहाँ पर बाजार बंद है, ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, चूंकि चारधाम यात्रा चल रही है, गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों जो दो धाम है उत्तराखंड के वो वहीं पे मौजूद हैं। वहां पे जो लोग जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको परेशानी जरूर हो रही है, क्योंकि बाजार पूरा बंद है, उनको पानी की बोतल तक नहीं मिल रही। लेकिन फिलहाल जिला अधिकारी और जो संबंधित अधिकारी है उन्होंने व्यवस्था कराई कि चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी ना होने पाए। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि पूरे बाजार को वहां पे बंद कर दिया गया है, लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां पे पुलिस ने कर्फ्यू लगा रखा है और किसी भी प्रकार का कोई सांप्रदायिक तनाव ना होने पाए, इस पर पुलिस का विशेष ध्यान है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी या कोई बड़ी घटना ना होने पाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मामले के अपडेट भी ले रहे हैं और लगातार बोल भी रहे हैं जिलाधिकारियों को कि किस प्रकार से वहां पे हैंडल करना है। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार दे रहे हैं। जी बिल्कुल अनुज, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे जैसे कि अतिक्रमण का यहाँ पर जिक्र हुआ है कि यहाँ पर गलत तरीके से मजार का निर्माण हुआ है, जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है, हटाने की बात कही जा रही है। तो इस बाबत प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा? हालांकि फिलहाल तो जैसे कि आपने जिक्र किया, विरोध जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, चूंकि मजार जिस जगह पे बनी हुई थी उस जमीन के जो कागजात थे वो जो हिंदू संगठन थे उन्होंने प्रशासन को सौंपे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब मामला गरमाया, जिलाधिकारी के पास ये मामला पहुंचा, तब आनन फानन में प्रशासन ने चीजें करी। लेकिन ये प्रशासन का फेलियर ही देखा जाएगा कि प्रशासन ने सबसे पहले इस चीज को संज्ञान क्यों नहीं लिया, मामला बढ़ने से पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया। जब मामला बढ़ गया तब जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बस्ट आते हैं और वो जो है आदेश जारी करते हैं। इससे पहले जिलाधिकारी कहते हैं, हिंदू संगठन लगातार इस बात को बोल रहे थे कि आखिर जिलाधिकारी ने अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस मामले को करीब करीब 1 महीना हो रखा है। 1 महीने पहले ज्ञापन दिया गया था कि यहाँ पे अवैध मजार है, इसको तोड़ा जाए, लेकिन जिलाधिकारी ने उस चीज को नहीं सुना, अनदेखा किया और अनदेखे का नतीजा यह निकला कि हिंदू संगठन के जो लोग थे वो आकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना चालू किया कि यहां से अवैध मजार हटाई जाए। लेकिन जब प्रशासन नहीं जागा, जब जो विशेष संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने पत्थरबाजी कर दी छत के ऊपर से। जब पत्थरबाजी करी तो उस समय पुलिस बल लगातार एक्शन पे आया, एक्शन मोड पे आया और पुलिस बल ने लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज करने के बाद कई हिंदू संगठन थे, उन्होंने विरोध भी किया और साथ ही साथ जिला अधिकारी आकर के उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द ये अवैध मजार है इसको हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, और प्रशासन की लापरवाही का जिस तरह से आप जिक्र करें, जाहिर तौर पर अगर प्रशासन पहले चौकस होता तो शायद ये स्थिति जो है यहाँ पर नहीं पहुंचती। ऐसे में क्या प्रशासन के उच्च अधिकारी जैसे कि जिलाधिकारी का आपने जिक्र किया, उन पर किसी तरह के एक्शन की बात हो रही है? बिल्कुल, फिलहाल अभी तो जो है मामला सांप्रदायिक तनाव को लेकर के ये रोका गया है कि किसी प्रकार का वहां पे सांप्रदायिक तनाव ना हो, कोई हिंसा ना बढ़ के। इसको लेकर के चूंकि चारधाम यात्रा अभी चल रही है, कपाट 3 तारीख को बंद होंगे, उससे पहले चारधाम यात्रा के जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, तो उनको किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उनको खाने पीने की व्यवस्थाएं उनको मिले। तो तमाम बातों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के प्रशासन अब ये देख रहा है कि उस मजार को हटाना है कि किस प्रकार से हटाना, उस पर प्रशासन
अपना फैसला ले रहा है और फैसला होने के बाद अब मुख्यमंत्री लगातार अपडेट भी ले रहे हैं उत्तरकाशी का कि वहां से क्या अपडेशन आ रही है और जो भी फैसला होगा वो जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री के संज्ञान में होगा। जी अनुज, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया स्थिति को नियंत्रित करने के लिए? कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने जिक्र किया कि लाठीचार्ज में भी कई लोग जख्मी हुए हैं, तो उन लोगों की तादाद क्या है? क्या कुछ लोग गंभीर रूप से भी चोटिल हुए हैं? बिल्कुल, जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया था तो उस समय पे जो है कई ऐसे जो लोग थे वो गंभीर रूप से घायल हुए, जब वो हिंदू संगठन के भी थे। चूंकि पत्थरबाजी एकदम से हुई, छत के ऊपर से पत्थरबाजी हुई विशेष संप्रदाय की तरफ से, तब उसके बाद ये दंगा पूरा भड़का और उसके बाद पुलिस एक्शन जब लाठीचार्ज थे बड़े घायल जरूर। ठीक है अनुज, आपसे अपडेट हम लेंगे बाद में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं खबरों में। डीएम ने खेत में पहुंचकर काटी धान की फसल। डीएम ने धान की क्रॉप कटिंग का निरीक्षण किया है। क्रॉप कटिंग में डीएम ने परखी धान की पैदावार भी। देखिए, हरिद्वार में जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने धान की उत्पादकता जांच के लिए स्वयं खेत में पहुंचकर क्रॉप कटिंग की। जिलाधिकारी ने राजस्व, कृषि एवं सांख्यिकी विभाग की टीम के साथ खेत में जाकर किसान की फसल काटी और अपने ही सामने धान की मड़ाई कराकर वजन भी तुलवाया, जिसमें खेत 12.720 तथा 15.380 किलोग्राम उपज मिली। इसके अलावा जिलाधिकारी ने किसानों से बोए गए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और कई और चीज़ों के संबंध में जानकारियां ली हैं। उन्होंने बताया कि जिले में क्रॉप कटिंग प्रयोगों के आधार पर ही फसलों के औसत उपज और उत्पादन के आंकड़े तैयार किए जाते हैं। साथ ही इसके माध्यम से फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादित संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए डेटाबेस भी तैयार किया जाता है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को कृषकों के साथ मिलकर उत्पादन को बढ़ाने के लिए नवीनतम तकनीकी के उपयोग बढ़ाने का प्रयास करने और समय समय पर विभागों के स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश दिए। सरकार को अपनी नीतियां डिसाइड करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है, डेटा की आवश्यकता होती है कि वास्तविक हमारी जो लैंड है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है और क्या क्या फसल बोई जा रही है और उस फसल में कितना उत्पादन हो रहा है। तो उसी के दृष्टिगत क्रॉप कटिंग होता है, अधिकारियों की ड्यूटी लगती है विभिन्न क्षेत्रों में और वो रैंडम तरीके से चुना जाता है खेत, किस खेत में करना है। उसमें 10x10x10 का एक ट्रायंगल बनाया जाता है। उस ट्रायंगल के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको कैलकुलेट करके फिर निकाला जाता है। तो यहाँ लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से अभी जो निकाला हम लोगों ने, कटाई की है, कटाई करके इसको मड़ाई भी हुई है, मड़ाई करके इसको तौला है, तो लगभग 29 क्विंटल पर हेक्टेयर के रेट से ये पैदा हुआ है। यहाँ पे ये बासमती धान है, तो अच्छी क्वालिटी का है, मार्केट में इसके अच्छे रेट्स भी होते हैं। तो फिलहाल ये प्रोडक्शन है और ये सूचना जो है भारत सरकार को जाती है और राज्य सरकार को भी जाती है, तो ये सूचना वहाँ पर जाती है। इसके आधार पर नीतियाँ बनती हैं देश में। हरिद्वार में थाना सिडकुल का वार्षिक निरीक्षण। एसएसपी को थाने में दिया गया है गार्ड ऑफ ऑनर। एसएसपी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, थाने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र की कानून व्यवस्था की कमान संभालते हुए थाना सिडकुल का वार्षिक निरीक्षण पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने किया। इस दौरान उन्होंने थाने की कई व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। थाने में पहुंचकर एसएसपी ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया और फिर मालखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए जरूरी निर्देश दिए। थाना कार्यालय के सभी अभिलेखों की जांच की गई है, साथ ही सीसीटीवी सिस्टम की भी जांच की गई है। इसमें आ रही दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। हवालात की सफाई, कैदियों को मिलने वाले भोजन और अस्त्र शस्त्र की सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। थाना क्षेत्र में चल रहे सत्यापन अभियान की जानकारी ली गई और बाहर प्रदेश से आने वाले कामगारों के कारण उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारियों ने शस्त्र अभ्यास में सही जानकारी न होने पर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को हथियार चलाने के लिए पुलिस लाइन भेजे जाने के निर्देश दिए गए हैं। जो रखरखाव है, खासकर हमारे असलहों का रखरखाव या हमें जो भी हमारे चीज़ें यहाँ पर थाने के लिए ज़रूरी हैं, लॉजिस्टिक्स का हम लोग एक बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं और एक बार उनकी क्या स्थिति है उसका भी मूल्यांकन मेरे द्वारा किया जा रहा है।
कुछ केसेस ऐसे हैं खासकर मालखाने में जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनके निस्तारण की प्रक्रिया को अभी मेरे द्वारा चेक किया जा रहा है। साथ में जो यहाँ पर अभियुक्त आते हैं उनके लिए चिक खुराक का जो अरेंजमेंट्स है वो किस तरीके का है, साथ में थाने की साफ़ सफाई की व्यवस्था किस तरीके से है, हमारे जो कर्मचारी यहाँ रहते हैं वो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, उनको भी मेरे द्वारा अभी देखा जा रहा है। हालांकि थाना सेठगुल की अभी नई बिल्डिंग प्रस्तावित है, उस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये पुरानी बिल्डिंग पर भी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अभी लॉजिस्टिक इतना अच्छे तरीके से वर्क यहाँ पर नहीं इनके द्वारा किया गया है। साफ़ सफाई के लिए मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और सुन लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। विश्व की 2 सशक्त डेमोक्रेसीज, विश्व की 2 लीडिंग इकोनॉमीज साथ मिलकर कैसे फोर्स फॉर ग्लोबल होती है। फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट में उसका ब्लूप्रिंट है। इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को होलिस्टिक तरीके से आगे बढ़ाने की अप्रोच और कमिटमेंट साफ दिखता है। खास तौर पर भारत की पावर पर जर्मनी ने जो भरोसा जताया है वो अद्भुत है। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। मुझे विश्वास है कि इससे जर्मनी की ग्रोथ को नई गति मिलेगी। साथियों, हमारी आपसी व्यापार $30 बिलियन से अधिक के स्तर पर पहुंच चुका है। आज एक तरफ सैकड़ों जर्मन कंपनियां भारत में हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां भी तेजी से जर्मनी में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही हैं। आज भारत डाइवर्सिफिकेशन और डी रिस्किंग का सबसे बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग का भी हब बन रहा है। ऐसे में आपके लिए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का ये सबसे उपयुक्त समय है। साथियों, ईयू और एशिया पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंध मजबूत करने में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस का महत्वपूर्ण रोल रहा है। लेकिन मैं इस मंच को सिर्फ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सीमित दायरे में ही नहीं देखता हूं। मैं इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और विश्व के बेहतर भविष्य की साझेदारी के रूप में देखता हूं। दुनिया को स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की जरूरत है। चाहे सोसाइटी हो या फिर सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर इन वैल्यूज को बल देने की जरूरत है। इनके बिना कोई भी देश, कोई भी रीजन अपने बेहतर फ्यूचर की कल्पना नहीं कर सकता। इंडो पैसिफिक रीजन तो दुनिया के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल ग्रोथ हो, पॉपुलेशन हो, स्किल्स हो, इस रीजन का कंट्रीब्यूशन और पोटेंशियल दोनों बहुत व्यापक है। इसलिए इस कॉन्फ्रेंस का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, भारत की जनता एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम को बहुत महत्व देती है। यही वजह है कि 60 साल बाद एक सरकार को लगातार 3rd टर्म मिला है। भारत की जनता का ये ट्रस्ट बीते 1 दशक में
रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म वाली गवर्नेंस के कारण मजबूत हुआ है। जब देश का सामान्य नागरिक ये सोच रहा है, तब आप जैसे बिजनेस के लिए, आप जैसे इन्वेस्टर्स के लिए भारत से बेहतर स्थान क्या हो सकता है। साथियों, आज भारत डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डिमांड और डेटा, इसके 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की ग्रोथ के टूल्स हैं। इन सभी को ड्राइव करने वाली एक और बड़ी ताकत आज भारत में है। ये ताकत है एस्पिरेशनल इंडिया, यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई एस्पिरेशनल इंडिया की डबल ताकत भारत के पास है। और एस्पिरेशनल इंडिया को हमारा यूथ ड्राइव कर रहा है। बीती सदी में डेवलपमेंट को मुख्यतः नेचुरल रिसोर्सेज ने गति दी थी। 21st सेंचुरी को ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन इनोवेशंस गति देने वाले हैं। इसलिए भारत अपने यूथ की स्किल्स और टेक्नोलॉजी के डेमोक्रेटाइजेशन पर बहुत फोकस कर रहा है। साथियों, भारत भविष्य की दुनिया की जरूरतों के लिए आज काम कर रहा है। हमारा मिशन एआई हो, हमारा सेमीकंडक्टर मिशन हो, मिशन क्वांटम हो, मिशन ग्रीन हाइड्रोजन हो, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े मिशन हो, डिजिटल इंडिया का मिशन हो, इन सभी का लक्ष्य दुनिया के लिए बेहतरीन और विश्वसनीय समाधान देना है। आप सभी साथियों के लिए इन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट्स और कोलैबोरेशंस की अनेक संभावनाएं हैं। साथियों, भारत हर इनोवेशन को एक शानदार प्लेटफॉर्म और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कमिटेड है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री 4.0 के लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। आज भारत अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से, और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।